हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.8। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि लास्ट वीडियो में मैंने 6.8 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर चुका हूँ और इसके 3 क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है और उसके लिए टीएन का फॉर्मूला क्या है। तो 3 सवाल कर चुके हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 से और आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की वीडियो में सारे एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन करवा दूं। नहीं हुए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर क्लियर है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ ये है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं कि विच टर्म का मतलब क्या होता है, कौन सी टर्म ऑफ द एचपी। साफ कह दिया गया है कि वो जो सीक्वेंस है ये वो एक एचपी है, उसकी टर्म बतानी है कौन सी, इज इक्वल टू 2/33। हमें सीक्वेंस जो आपके सामने चल रही है ना, उसकी जो आपके जहां पर आके सीक्वेंस रुक रही है, तो हमें बताएं ये जो टर्म आपके सामने नजर आ रही है ये कौन सी टर्म होगी। मतलब असल में हमें एंड की वैल्यू यहाँ बतानी है। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर इस सीक्वेंस के अंदर 2 कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म का मतलब क्या है, दूसरी टर्म। एन की वैल्यू क्या होगा 2। अगर मैं किसी से बोलता हूँ कि 6 और 5 कहाँ लिखा हुआ है, वो मुझे बोलेगा सर थर्ड टर्म, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब इसी तरीके से हमें बताना है कि 2 और 33 जो लिखा हुआ है ये कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की, बस हमें एन बनाना है। तो जल्दी से देखिएगा डेटा क्या बनेगा, बहुत आसान डेटा बनेगा। तो देखिएगा हमें एन की वैल्यू बतानी है और हमें बताना है टीएन हमारे पास क्या दिया हुआ है। ये जो यहाँ पर आकर सीक्वेंस रुकती है ना स्टूडेंट, वो हमारी बन जाती है लास्ट टर्म। तो इसका मतलब यहाँ रुक रही है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म है। तो टीएन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/33। तो लिख लेता हूँ जल्दी से, तो ये आ जाएगा 2/33। क्लियर यहाँ तक की बात। अब आगे देखिएगा जरा। अब यहाँ से देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सीक्वेंस यहाँ लिखा हुआ ये एचपी है। तो एचपी का हमारे पास एन टर्म का जो फॉर्मूला है उसके अंदर ए और बी दिखाई देते हैं। वो ए और बी क्या है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, बी क्या होता है सेकंड टर्म। तो लिख देते हैं ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, लिख दी मैंने। बी की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्लियर यहाँ तक की बात स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी है। अब क्या करेंगे, जस्ट फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्या था फॉर्मूला, याद है ना, टीएन का फॉर्मूला एचपी के लिए क्या था, लास्ट वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। क्या था, टीएन बराबर होता है ए बी डिवाइडेड बाय बी प्लस एन माइनस का 1 ए माइनस का बी। इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर होगी। तो बस टीएन की वैल्यू क्या है, टीएन की वैल्यू हमारे पास है 2/33 इक्वल टू ए क्या है हमारे सामने 6 है, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है 2 है, आ गया 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा देख लेते हैं, बी आएगा, बी क्या है 2 है, ये आ गया 2 प्लस एन क्या है नहीं पता, तो एन माइनस का 1 ए माइनस का बी, ए क्या है हमारे सामने 6, तो ये आ गया 6 माइनस बी क्या है हमारे सामने 2, ये आ गया 2। चलें बस जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 2 प्लस एन माइनस का 1, 6 माइनस का 2 क्या होगा 4 होगा। क्लियर इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर। और यहाँ क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 33। क्लियर, इंशाल्लाह ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, देखिए इसके लिए जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर से मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। देखिएगा जरा क्या होगा क्या, ये 2 डिवाइडेड बाय 33 इक्वल टू 12 आ गया, ये रहा 12 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखिएगा, इन दोनों में से मैंने निकाला 2 को कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो आ जाएगा 1, ये आ गया 1 प्लस उसके बाद यहाँ क्या बचेगा n माइनस का 1 आ गया, n माइनस का 1। आगे देखते जाइएगा स्टूडेंट्स, देखें आगे क्या 2 तक क्या होगा 4, तो ये आ जाएगा 2। ये देखिए कॉमन लेते हुए आपको करना क्या होता है, बहुत आसान सा काम करते हैं। दोनों प्लस से पहले
और प्लस के बाद जो चीज़ें सेम होती है हम उनको निकालते हैं कॉमन। तो देखिए मुझे प्लस से पहले 2 दिख रहा था, प्लस के बाद 4 दिख रहा था, क्योंकि मुझे पता है ये जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है, तो मैंने निकाला 2 को कॉमन। तो 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, प्लस प्लस क्या होगा प्लस n माइनस का 1 n माइनस का 1, फिर 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये बैलेंस है। क्लियर है, कॉमन सही निकाला है। अब देखिएगा 2 1 सा 2, 2 6 सा 12 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जो 6 यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ आ जाएगा 33 के पास, तो ये आ जाएगा 2/33 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 1/1 प्लस n माइनस का 1, ये आ गया 2। क्लियर है। अब क्या होगा 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 1, और ये जो 33 को मल्टीप्लाई कराते हैं 3 से क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं 3 3 सा क्या होगा 9, 3 3 सा क्या होगा 9। इसका मतलब क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 99 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n क्या होगा 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 सा 2 हो जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब क्या होगा तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ ये डिवाइड में है डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू दूसरी साइड जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर ये 99 डिनोमिनेटर में है इक्वल टू दूसरी साइड जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा ये पूरी चीज जाके इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस का 2, वैसे का वैसे आ जाएगा। 99 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 99 ही होगा। अब क्या होगा ये माइनस का 2 है उधर जाके क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक और काम कर देता हूँ। देखिए ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है 2, उसके बाद साइन कौन सा है नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव, 2 में से 1 गया, 1 बचा प्लस का 2n इक्वल टू 99, ये माइनस का 1 है उधर जाके क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ये जो 2 है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें तो n चाहिए तो इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 प्लस 1 क्या होगा 100, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, तो 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 0 का 0, तो हमारे पास n की क्या वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी। क्लियर है, इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर हो चुकी होंगी। सो स्टूडेंट अगर आपको ये कैलकुलेशन अगर मुश्किल लगी है तो कोई टेंशन नहीं ले स्टूडेंट्स, आपके पास कैलकुलेटर है, आप जल्दी कर सकते हैं। अगर आपकी इतनी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वैसा तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए हाथ से, सही है। कैलकुलेटर हर बार यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको हाथ से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया है, तो आप इस तरीके को फॉलो करें, या आपके पास इससे भी आसान तरीका है, वैसे होगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए तरीका लिखा है तो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लेकिन मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले हम काम करने जा रहे हैं कि अगर ए और बी के दरमियान में अगर एक एटम है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया सिंगल हार्मोनिक पी, जिसको हम क्या बोलते हैं एच एम। तो मैंने बोला लेट एच बी द एच एम, जो ये एच है ना वो क्या है एच एम है, किसके दरमियान में ए और बी के दरमियान में। देन फिर क्या होगा A, H, B आर इन एच पी, ये जो A, H और B ये तीनों के तीनों क्या है एक HP में है। हमने बोला सो तो जब ये HP में है तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो AP में आ जाएगा। तो सो 1/A, 1/H, 1/B ये किस में होने चाहिए AP में होने चाहिए, R इन AP। क्लियर है। अब हमें पता है स्टूडेंट कि AP में हमें मालूम करना होता है कि अगर ये AP में है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आपके सामने सीक्वेंस लिखी हुई है क्या ये AP में है, तो आप कैसे बताएंगे। आप बोलेंगे सर कॉमन डिफरेंस से पता चल सकता है। कैसे, अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दूं, अगर आंसर सेम आ जाए इसका मतलब ये AP में, और अगर ये AP में होता है ये HP में भी होगा। क्लियर है मेरी बात, समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये तीनों AP में है तो ये HP में भी हो गया, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या मैंने क्या बताया
कि अगर हमें एपी में किसी चीज को फाइंड आउट करना होता तो हम कैसे पता लगाते थे कि एपी है या नहीं है? हम करते थे कि सेकंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में से माइनस करो फर्स्ट टर्म, बराबर आएगी किसके? थर्ड टर्म में से माइनस करो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में से माइनस करो सेकंड टर्म। क्लियर है? तो क्या होगा? t2 क्या है? 1 ओवर h, ये आ गया 1 ओवर h, माइनस किसको करूंगा? 1 ओवर a को, फर्स्ट टर्म को, ये आ गया 1 ओवर a, इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है? 1 ओवर b, ये आ गया 1 ओवर b, माइनस का सेकंड टर्म क्या है? 1 ओवर h, 1 ओवर h। यहाँ पर हमें प्रूफ नहीं करना है कि ये एपी में है क्या नहीं, लेकिन अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हमें तो चाहिए हार्मोनिक मीन, HM चाहिए, जिसको हमने क्या बोला है? H बोला है, हमें वो निकालने के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है? चले, तो क्या होगा? हमें ये H चाहिए, तो क्या होगा? ये माइनस का इधर आके क्या होगा? इधर आके ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का इधर जाके क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? इंशाल्लाह ये बात क्लियर होगी। माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये माइनस का था इधर आके क्या हो गया? प्लस का हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर देंगे सेम है, तो इसको एकदम मैं लिख दूंगा, और 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे पहले कंप्लीट था तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं है, कंप्लीट करेंगे। कैसे लेंगे? ये b जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये a जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ, तो b बनता क्या हो जाएगा? b प्लस a बनता क्या हो जाएगा? a, और दोनों आपस में a मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। अब ये जो ab यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ये न्यूमरेटर में था, यहाँ क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ ये डिनोमिनेटर में था, ये इक्वल टू दूसरी साइड जाके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ जाके हमने h को मालूम करने का फॉर्मूला निकाल दिया कि अगर हमें a और b के दरमियान हार्मोनिक मीन को निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस का b। क्लियर है? सिंगल एचएम के लिए अगर a और b के दरमियान में एक एचएम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर a और b के दरमियान में एक से ज्यादा एचएम है फिर क्या करेंगे, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम मालूम करने जा रहे हैं, अगर a और b के दरमियान में अगर बहुत सारे एचएम्स, अगर मैं बोल दूं n एचएम्स हो, तो उस वक्त उनको मालूम करने का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत डिटेल में जाकर। तो देखिएगा, मैंने लिख दिया n हार्मोनिक मीन्स, मतलब क्या? n ग्रेटर देन 1। इसका क्या मतलब हुआ? देखिएगा स्टूडेंट, अगर आपके सामने एक सीक्वेंस लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 चलती रहेगी। क्लियर है? अब ये तो एक सीक्वेंस जो है वो एपी है, मुझे पता है। अब यहाँ पर सपोज करें यहाँ रुक गई सीक्वेंस, यहाँ क्या आगे रुक गई 5 आके ये रुक गई। अब ये जो टर्म है 1 2 3 4 5, कितनी टर्म है यहाँ पर? 5 टर्म है। अगर देखिए ये सीक्वेंस एपी है तो ये इसको मैं बोलूंगा A, इसको मैं बोलूंगा B। A और B के दरमियान में कितने अर्थमेटिक मीन है? अगर सीक्वेंस क्या एपी है तो जिनके दरमियान में होंगे वो अर्थमेटिक मीन्स होंगे। कितने हैं? पहला A1, दूसरा A2 या कि तीसरा A2, मतलब 3 अर्थमेटिक मीन है 1 और 5 के दरमियान में। तो ये जो मैंने 1 लिखा है ये असल में n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या हो गई? 1, n की वैल्यू क्या हो गई? 2, n की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो ये n की वैल्यू पर काउंट नहीं हो रही। अब n ग्रेटर देन मतलब 1 का मतलब ये है कि a और b के दरमियान के अंदर n एचएम्स है। क्लियर है? जो भी मसला है क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, अब हम बोला ये जो सीक्वेंस ये तो एक एचपी है, अब हम इसको एपी में कर देते हैं। एपी में क्या होगी? therefore लिहाजा द करस्पॉन्डिंग एपी इज इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। a तो 1 ओवर a हो जाएगा एपी में आके, h1 है तो एपी में आके क्या हो जाएगा? 1 ओवर h1। या तो आप इसको a1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आप यहाँ a1 लिख सकते हैं, इसकी जगह a2 लिख सकते हैं, इसकी जगह डेल्टा चल के a ना सकता है, मर्जी आपकी। मैंने ये लिख दिया है। चलिए क्या करें सर? तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम मालूम कर लेंगे स्टूडेंट क्या। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके सामने सीक्वेंस नजर आ रही है ये एक एपी बन चुकी है। आप क्लियर है? अब मुझे ये बताएं कि अगर मुझे एपी की लास्ट टर्म मालूम करनी होती है
Tn मालूम करना होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? आप सब बोलेंगे सर Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, यही बोलेंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही है, लेकिन उस वक्त लगता है ये फॉर्मूला जब आप पूरी सीक्वेंस की टर्म के हिसाब से n की वैल्यू रख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म की, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड टर्म की, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तो इसके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन जब HM AN जिसकी भी बात आ जाए तो n की वैल्यू अब चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पहले AM की, क्या बात कर रहा हूँ पहले AM की, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी पहले m के लिए। सुनिएगा मेरी बात को, देखिए सुनिएगा, एक मिनट मैंने कुछ गलत बोला है, मेरे को सुनिएगा। देखिए बोलना ये चाह रहा हूँ, ये है तो पहला m, क्या है? पहला m, लेकिन इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ जो n होता है, इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ जो n होता है वो टर्म होता है। n की वैल्यू क्या होती है? टर्म के हिसाब से देखी जाती है, टर्म होती है, ये क्लियर है? लेकिन ये जो 2 है वो हमारा पहला a है, अर्थमेटिक मीन है, लेकिन टर्म कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर ये पहली टर्म है t1, ये दूसरी टर्म है, तो ये टर्म कौन सी है? सेकंड। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी? पहले m, असल में होगा क्या? अब जब हम इसके अंदर n की वैल्यू 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो a प्लस 2 माइनस 1 over d, तो ये हम क्या निकाला? असल में हमने निकाला क्या? पहला am क्या निकाला? पहला अर्थमेटिक मीन। असल में हमने पहला अर्थमेटिक मीन निकाला, लेकिन टर्म कौन सी है? सेकंड। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ वो समझिएगा कि इस फॉर्मूले के अंदर जो ये n होता है असल में वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है। क्लियर है? चले अब देखिएगा हो क्या रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो मैं Tn का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो यहाँ देखिए पहला HM, दूसरा HM, तीसरा HM चलता रहेगा, NHM आता है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो n तक खत्म हुआ ना, ये तो NHM हो गया। इसके बाद जो आ रहा है ये इसकी अगली टर्म है, इसके अंदर जो ये काउंट हुआ है ये NHM से। क्लियर है? चले देखिएगा, मैं आपको आसान सवाल में समझाता हूँ। देखिए इसके अंदर जो n चल रहा है ना, वो ये HMs को काउंट किया जा रहा है, इनको काउंट नहीं किया गया, इसको ना तो इसको काउंट किया गया n की वैल्यू के अंदर। असल में जब हम इस फॉर्मूले में जो n लिखते हैं वो टर्म्स के मुताबिक लिखते हैं, तो यहाँ टर्म्स कितनी होगी ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि पहले HM से लेके NHM से। तो हमें टर्म मालूम करनी है कि ये वाली टर्म जो आ रही है, ये 1/p जो आ रहा है, ये टर्म कौन सी है? 10वीं टर्म है, 50वीं टर्म है, 31वीं टर्म है, ये हमें पता करना पड़ेगा पहले। तो देखिएगा जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म से? n टर्म से। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म से? n टर्म से। अब इसके अंदर n टर्म्स में इसको ऐड करेंगे तो n+1 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो n+2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म आपको 1/b दिखाई दे रही है, कौन सी टर्म है? n+2 टर्म होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर जो ये n है इसके अंदर क्या लिखूंगा? n+2। इसको समझाने में मुझे टाइम लगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जो अगर आपको समझ में ना आई तो आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिएगा जरूर। चले तो मैं क्या लिखूंगा कि Tn का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही है? बोलिए ये। अब यहाँ पर असल में जो मैं निकालने जा रहा हूँ देखिएगा जरा, t, अब ये जो टर्म है 1/b आ गया, 1/b, ये कौन सी टर्म है? आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया कि टर्म तो n+2 है, ये टर्म कौन सी है? ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करती है, तो ये जो 1/b आ रहा है ये कौन सी टर्म पे आ रहा है? n+2 टर्म। तो ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू। अब इस कंडीशन में क्या ये फर्स्ट टर्म a है? नहीं, 1/a है, तो ये आएगा a की जगह क्या आएगा? 1/a आएगा प्लस n-1 है ना। चल क्या होगा? n-1 लिखेंगे, लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? उड़ से पहले अब ये n में, अब यहाँ पर n था तो यहाँ पर n था, अब यहाँ पर n+2 है तो इस बार n की जगह भी क्या आ जाएगा? n+2 आएगा, आगे n+2। चले आगे बढ़ते हैं और ये आगे
असल में हम ये काम किसके लिए करेंगे, डी को निकालने के लिए करेंगे कि डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। लिख भी दिया मैंने, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। इस एपी जो आपके सामने चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर सीक्वेंस है, ये क्या है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी होता है। चले अब यहाँ पर इसको हटा दें, हम ये लिखेंगे 1 ओवर b इक्वल टू 1 ओवर a n क्या गया n, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2 में से एक गया, एक बचा, तो यहाँ क्या जाएगा n प्लस का 1 इनटू d। क्लियर है इतनी बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। ये प्लस का 1 ओवर है, इधर आके क्या होगा, माइनस का 1 ओवर a हो जाएगा इक्वल टू n प्लस का 1 इनटू d। चलिए अब एलसीएम ले लेंगे, कैसे लेंगे, ये a जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर b जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसे कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, a1 का ये हो जाएगा a माइनस का b डिवाइडेड बाय ab इक्वल टू n प्लस का 1 इनटू d। अब हमें तो d चाहिए ना, तो ये जो n प्लस 1 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड लगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस का b डिवाइडेड बाय ab मल्टीप्लाई बाय n प्लस का 1 इक्वल टू d। ये स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस। क्या निकाला हमने, ये असल में हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस। इस AB का कॉमन डिफरेंस हमने मालूम कर लिया। अब सर इससे हम HM कैसे फाइंड आउट करेंगे, NHM का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। देखिएगा मैंने आपको अभी क्या बोला कि ये पहला A1 लिख सकता हूँ, इसको पहला ऑर्थोमेटिक मीन, इसको मैं क्या लिखूंगा, दूसरा ऑर्थोमेटिक मीन, इसको क्या लिखूंगा, n ऑर्थोमेटिक मीन, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिएगा इसको मैं मिटा के ऑर्थोमेटिक मीन ही कर देता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो ना। तो ये क्या कहलाएगा, पहला ऑर्थोमेटिक मीन, ये क्या कहलाएगा, दूसरा ऑर्थोमेटिक मीन, ये क्या कहलाएगा, जो ऑर्थोमेटिक मीन होगा n ऑर्थोमेटिक मीन। चले अब क्या करें सर, देखिए मैं आपको फिर वही वाली बात रिपीट करवाने जा रहा हूँ जो मैं आपको बात एपी के केस में बता चुका हूँ। क्या, देखिए मुझे मालूम करना है पहला एन, तो मैं क्या करूंगा, तो देखिएगा वापस वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, Tn इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1 इनटू d। ये मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ। देखिएगा मुझे मालूम करना है पहला एन, मुझे क्या मालूम करना है, पहला एन, क्या मालूम करना है, एम। देखते जाइएगा, तो यहाँ पहला एम है, तो इस फॉर्मूले के अंदर मुझे जो n है वो तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो इसका मतलब ये जो a1 है वो कौन सी टर्म है, तो देखिएगा ये हो गई पहली टर्म, ये हो गया t1, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया t2। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो a1 है असल में ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म। पहला ऑर्थोमेटिक मीन है लेकिन टर्म कौन सी है, सेकंड, तो इस वाले n की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ लिखूंगा t2 इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, 2 माइनस का 1 क्या होगा, 1 इनटू d। तो इसका मतलब पहला ऑर्थोमेटिक मीन बराबर है किसके, a प्लस के d के। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब तो मैं लिखूंगा पहला ऑर्थोमेटिक मीन बराबर किसके आएगा, a प्लस के d के। अब इस कंडीशन में a क्या है, 1 ओवर a है, मैं लिख दूंगा a की जगह क्या, 1 ओवर a प्लस का d आएगा। अब ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस अभी तो निकाला, क्या है, a माइनस का b आ गया, a माइनस का b डिवाइडेड बाय ab n प्लस का 1। क्लियर है, चलें आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या होगा, देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, कैसे लेंगे दिखा देता हूं। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या चीज से, आप बोलेंगे सर इसके डिनोमिनेटर में भी a है, इसके डिनोमिनेटर में भी a है। अब इस वाले डिनोमिनेटर के पास b नहीं है, n+1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको चलिए मैं आसान जबान में करवा देता हूं, चलिए आसानी जबान में, तो देखिए क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, b इंटू n+1 से, तो ऊपर भी मैं क्या करवाऊंगा, b इंटू n+का, ये करना पड़ेगा। बस आपको आसान काम क्या बोला मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आसान जबान में समझा देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1/2 प्लस का 1/4,
अब मैं अगर आपसे पूछूं तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है। क्लियर है? क्या मैं इस 4 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं दोनों के डिनोमिनेटर में क्या चीजें सेम है? आप बोलेंगे सर इसके पास एक 2 है, इसके पास दो 2 है, तो इसका मतलब इसको अगर मुझे एक और 2 लाना है तो इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से और ऊपर भी क्या कराऊंगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस का 1 ओवर 2 2 का क्या होगा 4, 2 2 का क्या होगा 4। अब जरा गौर फरमाइएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया? बिल्कुल हो गया। यही तो करना था, तो हम यहाँ भी तो यही कर रहे हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो देखिएगा क्या होगा, अब देखिए b मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 लिख दूंगा, ये आ गया। उसके बाद प्लस का a माइनस का b, उसके डिनोमिनेटर में क्या है ab इनटू n प्लस का 1 और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a, ये आ गया a मल्टीप्लाई b इनटू n प्लस का। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो इसको एक दफा लिख दूंगा। तो देखिएगा जरा, इसको क्या लिख दूंगा, एक दफा लिख दूंगा, लिख दिया मैंने। अब क्या होगा देखिएगा, b मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा nb प्लस का b वन सा b हो जाएगा, उसके बाद प्लस a माइनस का b, प्लस का b माइनस का b हो जाएगा कैंसिल, तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस का nb डिवाइड बाय ab n प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आया है पहला am, क्या आया है पहला अर्थमेटिक मीन। अब आप बोलेंगे सर आप क्या कर रहे हैं, आप तो हमें बोल रहे हैं कि यहाँ हम HM को निकाल रहे हैं, लेकिन आपने तो यहाँ A निकलवा दिया, तो HM चाहिए था। तो बताया स्टूडेंट, अगर हम इसी को उलट कर देते हैं तो ये वापस क्या बन जाएगा HM बन जाएगा। इसका मतलब मुझे अगर HM चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इसी चीज को उलट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा पहला HM मतलब H1 आ जाएगा। तो देखिएगा H1 किसके बराबर होगा, इसको उलट कर दें, ये AB n प्लस का 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा और a प्लस का n भी क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया है पहला HM। इसी तरीके से आप दूसरा HM भी निकालेंगे, इसी तरीके से NHM भी अप्रोच करेंगे। तो मैं निकलवाता हूं, तो देखते रहिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जिसको नोट करना है कर ले फटाफट। कर लिया, चले आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भैया मिटा रहा हूं, चले। तो अब क्या होगा, तो हम इसी तरीके से दूसरा HM भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो वो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आप खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट n निकलवाता हूं। तो अगर आपको पहले दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में n की क्या वैल्यू रखेंगे, देखिएगा जरा, ये आ गई पहली टर्म, ये आ गई दूसरी टर्म और ये क्या आ गई तीसरी टर्म। इसका मतलब अगर मुझे सेकंड अर्थमेटिक मीन निकालना है तो टर्म कौन सी होगी थर्ड, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो आप क्या करेंगे, दूसरा अर्थमेटिक मीन होगा थर्ड टर्म होगी, तो इस फॉर्मूले में a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा 2। बस a की जगह क्या पुट करेंगे 1 ओवर a, d की जगह जो वैल्यू निकलवाई वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेकंड हार्मोनिक मीन आएगा और हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक मीन के लिए उलट कर देंगे। क्लियर है, इंशाल्लाह बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब फाइनल बात करते हैं जिसके लिए हमने ये करना काम शुरू किया है, क्या कि अगर हमें A और B के दरमियान में n हार्मोनिक मीन मालूम करने हो फिर क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे चाहिए n अर्थमेटिक मीन, तो मैं क्या करूंगा, n जो अर्थमेटिक मीन होगा वो टर्म कौन सी होगी, आइए जरा देखते हैं। तो भाई देखिए जरा गौर फरमाइएगा इधर, देखिए यहाँ तक देखिए चलता रहेगा आता रहेगा, यहाँ आके ये जो टर्म होगी वो क्या होगी Tn, क्या होगी Tn। देखिएगा आपको मैं एक चीज को गौर करवाता हूँ। पहले मैं जब बात कर रहा था A1 की पहले अर्थमेटिक मीन की, तो टर्म कौन सी थी दूसरी, टर्म कौन सी थी दूसरी। जब मैं बात कर रहा था सेकंड अर्थमेटिक मीन की तो टर्म कौन सी थी 3। अब मैं जब बात कर रहा हूं n अर्थमेटिक मीन की तो टर्म क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा पहला अर्थमेटिक मीन उससे एक ज्यादा टर्म, दूसरा अर्थमेटिक मीन उससे एक ज्यादा टर्म। तो ये n अर्थमेटिक मीन है तो
टर्म जो होगी, वो जो टर्म होगी वो क्या होगी, n प्लस का 1, n में एक का इजाफा कर दें, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस का 1, इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 प्लस का, सॉरी ये आ जाएगा 1 प्लस का, और या सॉरी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्लियर है, आसान सवाल समझाया ना। पहला अर्थोमेटिक मीन दूसरी टर्म, पहला अर्थोमेटिक मीन दूसरी टर्म, दूसरा अर्थोमेटिक मीन तीसरी टर्म। एन अर्थोमेटिक मीन की बात करेंगे तो एक ज्यादा कर देंगे n प्लस का 1, इसका मतलब ए मालूम करना है तो टर्म कौन सी होगी, p n प्लस का 1, क्लियर है। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करें, क्या आएगा a प्लस का n, क्या है हमारे पास n प्लस का 1, n प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू d, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a प्लस का n d आ जाएगा, ये मतलब n am होगा, क्लियर है। तो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें n ऑटोमेटिक मीन का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिएगा समान में क्या होगा, an बराबर किसके होगा, a क्या है इस कंडीशन में 1 ओवर a है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर a प्लस का n, अब d क्या था हमारे पास a माइनस का b डिवाइडेड बाय ab इनटू n प्लस का 1, यही था, बोलिए यही था। अब क्या करें, तो बहुत आसान सी बात है, आइए जरा गौर फरमाता हूं, ये हम मालूम कर रहे हैं ना अभी, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, a n इक्वल टू एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में a है, इसके डिनोमिनेटर में a है, कमी किसकी है b मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 की, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ भी b पे वही वाली चीज करने जा रहा हूं, से बार-बार रिपीट करने से आप लोग बोर हो जाएंगे। क्या करूंगा b इनटू n प्लस का 1 प्लस का n a माइनस का b, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a b n प्लस का 1, ये आ गया हमारे डिनोमिनेटर में। अब क्या करेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, तो a n बराबर किसके आ जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा nb प्लस का b मतलब क्या हो जाएगा b प्लस का a मल्टीप्लाई बाय n क्या होगा an माइनस का n मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा nb, क्लियर है। आप इसको n a b लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब डिनोमिनेटर में क्या है ab n प्लस का, क्लियर है। चल क्या होगा, ये प्लस का nb ये माइनस का nb कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n ऑटोमेटिक मीन क्या आएगा n a प्लस का p डिवाइडेड बाय a b n प्लस का 1, क्लियर है। अब ये तो हमारे पास n अर्थोमेटिक मीन का फॉर्मूला है a और b के दरमियान में, हमें तो चाहिए था कि n हार्मोनिक मीन बनाए a और b के दरमियान में, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास hn क्या आ जाएगा, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो a b n प्लस का 1 डिवाइडेड बाय क्या है n a प्लस का b, n a प्लस का b, सिर्फ रिवर्स कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, बस। अब ये हमारे पास आ चुका है, अगर a और b के दरमियान में n अर्थोमेटिक मीन है तो उसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एचएम में आपको बता चुका हूँ, पहले एचएम का फॉर्मूला H1 आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरे एचएम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तीसरे एचएम का भी याद रखना पड़ेगा, इसी तरीके से एंड तक जो मैंने आपको बताया उस एचएम का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है स्टूडेंट, मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट देना, वो मैंने दे दिया है। अब मैं आपको उससे आसान तरीके से अगर आपको एचएम मालूम करने का बोला जाए तो आप कैसे करेंगे वो आपको मैं भी बता दूंगा। फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको दूसरे तरीके से करा दूंगा, उसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। चलिए अब देख लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ बोला जा रहा है कि एक सिंगल एचएम है, ठीक है। सिंगल एचएम की बात आती है तो हम बिना कोई टेंशन के एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, H इक्वल टू 2a प्लस का 2a डिवाइड बाय a प्लस का b। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एक एचएम है, तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, लिख दिया। अब फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे,
अगर ए और बी के दरमियान में एक एचएम होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2ab डिवाइड बाय a प्लस का b। अब ये आ गया 2a क्या है हमारे सामने 1/2 और उसके बाद b क्या है हमारे सामने 1/3। इसी तरीके से a प्लस का b तो 1/2 प्लस का 1/3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको करवा देता हूँ आसानी से, देखिएगा जल्दी से। तो देखिए ये 2 जाके से 1 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 का क्या हो गया 2 और 3 2 का क्या हो गया 6। इसी तरीके से यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 3 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस 2 से 2 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। सिंपल वही तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूँ एलसीएम लेने का। तो क्या होगा स्टूडेंट 3 1 हो जाएगा 3 प्लस का 2 1 क्या हो जाएगा 2 और ये 3 2 क्या हो जाएगा 6। ये वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2/3 प्लस 2 5। तो ये हमारे पास आ चुका स्टूडेंट पहला एचएम, मतलब ए और बी के दरमियान एक सिंगल एचएम होगा। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको एचएम पता चल जाएगा। तो हमारे पास क्या है 2/5। तो मैं देख लेता हूँ ये एचएम करेक्ट है या नहीं। वैसे तो आपने कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट करिए, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट ही आना है। तो मैं देख के बता देता हूँ आपको एक दफा। तो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं, उसी का पार्ट 2 है तो उसी को देख लेते हैं। लिखा हुआ ये स्टूडेंट्स इंसर्ट करें 4 HMs between 12 and 48/5। अब ये हमारा A हो गया और ये अब हमारा हो गया B। अब इन दोनों के दरमियान में A और B के दरमियान में कितने HMs है 4 HMs है। तो ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले HM के लिए, दूसरे HM के लिए, तीसरे HM के लिए और NHM के लिए, लेकिन अभी आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कितने एचएम बोलिए 4 एचएम है। किसके दरमियान में ए और बी के दरमियान में। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, पहला ए आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में कितने एचएम थे 4, H1 H2 H3 H4। ये रहती बात। अब मैं बोल रहा हूँ हियर 5/48। अब देखिए ये 48/5 को मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि मैं एपी में लेके जा रहा हूँ और जब मैं इसको एपी में लेके जाऊंगा तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। तो 48/5 को रिवर्स करेंगे क्या बन जाएगा 5/48। तो 5/48 इज द 6th टर्म। कौन सी टर्म है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म और ये कौन सी टर्म आई छठी टर्म। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ आएगा 5/48 ये कौन सी टर्म होगी छठी टर्म होगी। तो यहाँ मैंने लिखा 5/48 इज द 6th टर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग एपी। अब मैं जब इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये एचपी से कहां पर आ जाएगा एपी में आ जाएगा। whose first term is 12। अब यहाँ पर ये यहाँ 12 था तो अब ये एपी की फर्स्ट टर्म इसको रिवर्स करूंगा तो ये बन जाएगी 1/12। क्लियर है। अब मैंने बोला कि अब ये एपी बन चुकी है तो अब मैं इसका कॉमन डिफरेंस मालूम कर लेता हूं। तो लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, क्योंकि आपको पता है कि हमें एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डी बोलते हैं। तो एपी का फॉर्मूला क्या है Tn = a प्लस n माइनस का 1 into d। ये हमारे पास आता है एपी का फॉर्मूला एन टर्म के लिए। अब यहाँ पर असल में तो हमारे पास जो लास्ट टर्म की हमारे पास बी है ये हमारे पास ए। क्लियर है। अब एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1/12। इसका मतलब ए क्या है 1/12 है। और जो 30 टर्म है वो हमारे पास क्या है 5/48। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, P6 और a क्या है हमारे सामने 1/12 प्लस का 6 - 1 क्या होगा 5। तो ये आ जाएगा 5d। क्लियर है। अब सिर्फ छठी टर्म में क्या हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तुम पता है छठी टर्म में भी क्या है ये तो मैंने बोला 5/48। तो मतलब P6 हमारे पास क्या है 5/48 = 1/12 प्लस का 5d। अब हमें मालूम करना है कॉमन डिफरेंस d। तो ये प्लस का 1/12 है इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा माइनस का 1/12 इक्वल टू 5d। एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होगा 12 के टेबल में 48 आता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आता है। 12 मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 48 आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही स्टूडेंट। तो
तो मैंने क्या करा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा और भी 4 से मल्टीप्लाई करा, तो 5/48 माइनस का 4/48 इक्वल टू 5d। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, एक दफा लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 48 एक दफा, 5 - 4 क्या होगा 1 इक्वल टू 5d। क्लियर है जी बात। अब ये जो 5 है ना, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा क्या हटाइए 48 से यहाँ पे देखिएगा 1/, यह क्या d, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 48 से मल्टीप्लाई करा दूंगा 5 से, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास आ जाएगा 240, क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया कॉमन डिफरेंस। अब क्या करें इसका, तो हमें तो मालूम करना है स्टूडेंट एचएफ, लेकिन ये हमारे पास एपी का कॉमन डिफरेंस आया है, तो पहले हमें अर्थमेटिक मीन बताने होंगे। अब जरा गौर करने वाली बात आई है, क्या ये गौर करने वाली बात स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब मैं इसको एपी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1/12 इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 कॉमा a4 कॉमा 5/48। क्लियर है। चलिए देखिएगा जरा, देखिए यहाँ पर मुझे मालूम करना है पहला a, तो ये कौन सी टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दूसरा a मालूम करना है, तो ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। अब यहाँ पर मुझे पता है अब कॉमन डिफरेंस, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि एपी क्या होता है, हर आगे आने वाली टर्म एक कॉमन डिफरेंस को ऐड करके आ रही होती है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, चलता जाएगा, आई डोंट नो कहाँ तक चलेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट होगा क्या, इसमें आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि हर अगली आने वाली टर्म एक कॉमन डिफरेंस से एक खास नंबर को ऐड करके आ रही है। अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखता हूँ तो 1 है, अब मैं क्या करूंगा, इस 1 के अंदर 1 को ऐड करूंगा तो मुझे आगे वाली टर्म मिल जाएगी, 1 + 1 क्या होता है 2 मिल गया। अब इसी के अंदर अगर मैं उस 1 को ऐड करता हूं तो उसके आगे आने वाली टर्म मुझे मिल जाएगी, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, इसी तरीके से 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो ये भी तो एपी है, ये भी तो एपी है, तो अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता है, तो अब ये पहली टर्म है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पहला ए, पहला अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। क्लियर है। चल ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, आसान से काम करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा, मैं आपको बता भी देता हूँ के लिए, आपको ये चीज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये आपको मैथ आपकी बुक जो होगी उसके पेज नंबर 208 पर नजर भी आ रही होगी, तो देख लीजिएगा वहां पर लिखा हुआ भी होगा। तो देयर आप इसको कैसे लिखेंगे, thus the aims are क्या है, तो भाई देखिए पहला एम क्या होगा कि हम इस 1/240 को ऐड करवा देंगे किसके साथ, 1/12 के साथ। अब मुझे तो पता है आप लोग सबके पास कैलकुलेटर है, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 12, एक सेकंड के लिए 1/12, उसके बाद ऐड करवाएंगे किसको, 1/240 को, तो आपको क्या मिलेगा 7/80, क्या मिलेगा, पहला एम क्या मिलेगा 7/80 कॉमा, उसके बाद अब मुझे तो चाहिए दूसरा एम। अब दूसरे एम के लिए क्या करूंगा, अब मुझे पहला एम पता है, अब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा तो मुझे अगला आने वाला एम मिल जाएगा, अगले आने वाली टर्म मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, अब जो मेरे पास ये वैल्यू आई है इसके अंदर मैं ऐड करवाऊंगा किसको, कॉमन डिफरेंस को, क्या है 1/240, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 11/120, क्या आएगी 11/120 कॉमा। अब क्या करूंगा, अब जो मेरे पास ये वैल्यू आई है, अब मुझे सेकंड अर्थमेटिक मीन मिल चुका है, अब मुझे तो इसके अगले आने वाला अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, तो जो मेरे पास अर्थमेटिक मीन आया है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करवा दूंगा।
कॉमन डिफरेंस क्या है 1/240, तो क्या आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 240 आ जाएगा, 23 डिवाइड बाय 240 आ जाएगा। इसी तरीके से अब इस वैल्यू के अंदर भी मैं क्या करवा दूंगा 1/240 को ऐड करवा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/10। क्या मिल जाएगा 1/10। तो यहाँ पर हमें मिल गए अपने जो एम हमें चाहिए थे वो मिल गए, 4 एम थे मिल गए, लेकिन हमें तो मालूम करने थे स्टूडेंट 4 एचएम्स। तो मैं आपको भी क्या बता रहा था कि एम्स का जब रेसिप्रोकल करेंगे हमें एचएम मिल जाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लिहाजा the HMs, the required HMs are क्या है जल्दी से बता दें, रेसिप्रोकल कर दें। तो ये 7/80 है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 80/7, 11/120 लिखा हुआ है, इसको भी रिवर्स कर देंगे, 120/11 बन जाएगा, 120/11 बन जाएगा। फिर कॉमा अभी लिखा हुआ है 23 डिवाइड बाय 240, इसको भी रिवर्स कर देंगे, क्या बन जाएगा 240/23, और इसी तरीके से 1/10 है, इसको भी रिवर्स कर देंगे तो 10/1 बन जाएगा। लेकिन मैं इसको सिर्फ क्या लिखूंगा 10, क्योंकि मुझे पता है 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10 ही होता है। यहाँ जाके हमारा काम होता है कंप्लीट। अब आप बोलेंगे सर अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं, यही तरीका, बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। और अगर फॉर्मूला याद हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा स्टूडेंट्स कि आप इसी तरीके को फॉलो करें। ये तरीका लेंथी भी नहीं है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी और आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला याद करके उसी को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले एचएम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फॉर्मूला के, फिर सेकंड एचएम के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर थर्ड एचएम, इसी तरीके 4 एचएम के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कितना बड़ा काम हो जाएगा कुछ सोचे। लेकिन हमने क्या करा, इसमें आसानी करी। हमने क्या करा, कॉमन डिफरेंस, सबसे मेन चीज को पकड़ लिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से हमें आने वाली टर्म मिल जाती है। तो हमने पहले ही कॉमन डिफरेंस मालूम करा और आसानी से अपने काम को मुकम्मल कर दिया। इंशाल्लाह आपको हर बात क्लियर हो चुकी होगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी क्या था, पहले एचएम के लिए n प्लस का 1 इनटू ab डिवाइडेड बाय क्या था a प्लस का nb, है ना। इसके अंदर सपोज करें अभी इस कंडीशन में ये पहले एचएम के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, सही है ना। देखिए अभी मुझे निकालना है पहला एचएम, मुझे इसके मुताबिक तो 4 निकाल लेना, लेकिन अभी मैं पहले एचएम के लिए कर रहा हूं। तो मैं यहाँ जो n की वैल्यू है ना वो क्या लिखूंगा 4 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ 4 एचएम की बात है। तो पहले क्या लिखूंगा 4, इस वाले n की जगह क्या आएगा 4, 4 प्लस 1 क्या होगा 5। a क्या होता है इस कंडीशन में 12, आ गया 12 मल्टीप्लाई b, b क्या है 48/5। उसके बाद a प्लस n की जगह क्या आएगा 4 और b की जगह क्या आएगा 48/5, a की जगह क्या आएगा 12 आएगा। इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको क्या मिलेगा, तो देखिएगा जरा, मैं लिख देता हूं फटाफट। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 48/5 इन डिवाइडेड बाय, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट, क्या होगा 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 48/5, तो आपको मिलेगा 80/7। क्या मिलेगा 80/7। तो यहाँ देखिए पहला एचएम इसके अंदर देखिए क्या है 80/7 और यहाँ फॉर्मूले से भी क्या निकला है 80/7। कितना मेहनत का काम है। क्या पहले एचएम का फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे उसका आंसर निकालेंगे। तो आसान तरीका क्या है, यही जो मैंने आपको बताया है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपको हर बात क्लियर हो चुकी होगी, जो भी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।